हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए लेके आया हूँ जो यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं और उनका मैथ काफ़ी वीक है। यानी उन्हें अगर ऐसा लगता है कि वो मैथ में फेल हो सकते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। यानी कि इस क्लास को देखकर वो ये समझ लीजिए मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं एक प्रीवियस ईयर का पूरा सेट यहाँ पर कराने जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा उसी पर आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको आपको अच्छे से देखकर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ वो मैं क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस मॉडल से जिसका नाम है राजन सीरीज। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं आपको। अगर आपका मैथ काफ़ी वीक है तो आप इस मॉडल को लेके पूरा लगा लीजिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और जो मैं सेट यहाँ पर कराने जा रहा हूँ वो आपको 2019 का इसमें पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं वरना आपको यहाँ पर साइड में क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, आप यहाँ से भी इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू टाइप है। तो सबसे पहले हम उनको सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से 9 का अपवृत्त कौन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि अपवृत्त क्या होता है। ठीक है, अपवृत्त को इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल। अपवृत्त को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मल्टीपल। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है। अब होता क्या है, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल आपने छोटे पे पढ़े होंगे, जैसे हम बोले 5 के मल्टीपल बताओ, तो अगर कोई आपसे पूछे 5 का मल्टीपल क्या होता है तो आप उसको 5 का टेबल बता दो। ये हो गए उसके 5 के मल्टीपल। ठीक है ना, यानी अपवृत्त क्या होते हैं? अगर किसी भी संख्या का अगर आपसे अपवृत्त पूछा जाए तो आप उसकी टेबल लिख दो, वही उसका अपवृत्त होता है, वही इसका मल्टीपल होता है। ठीक है, इसमें हमसे पूछे गए थे 9 के अपवृत्त क्या होंगे, तो 9 के अपवृत्त 9 की टेबल हो जाएगी 9, 18, 27, 36। जितने पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं बिल्कुल सिंपल है, यानी वो संख्या जो 1 से या फिर खुद से विभाजित हो उन संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, हमें 30 और 40 के बीच में बतानी है। तो देखो 30 के बाद जो पहली संख्या आती है वो आती है 31। ठीक है ना, 30 के बाद पहली संख्या क्या आती है? 31। अब 31 देखिए क्या किसी की टेबल में आती है? नहीं आती है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या। उसके बाद 32 आता है जो कि 16 की टेबल में आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 33 आता है, ये 11 की टेबल में आ जाता है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 34 ये 2 से कट जाएगा, 35 5 से कट जाएगा, 36 6 से कट जाएगा, 37 किसी से नहीं कटेगा, तो 37 हो गई आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो 31 और 37। उसके बाद क्या कोई अभाज्य संख्या है? 38 नहीं है, 39 3 से कट जाएगा, 40 वो तो सबसे कट जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है 30 और 40 के बीच में केवल 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 31 और 37। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में यदि उनका महत्व समापवर्तक यानी मासा 12 है तो संख्याएं क्या हैं? ठीक है ना, देखो सिंपल सा है, अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर लोगे। वो बोल रहा है कि उनका मासा 12 है, तो आप चारों ऑप्शन में वो संख्या देख लो जिससे जो 12 से पूरी कट जाए। ठीक है ना, पहला ऑप्शन में 10 आ रहा है, ये तो 12 से कटेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो 12 से कट जाएगा, 24 12 से कट जाएगा, 36 12 से कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, यानी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखते इसका निकाल लोगे। बट अगर मान लो ये हमें करना होता तो हम कैसे करते? तो बिल्कुल ईजी है, देखिए जो हमें अनुपात दिया है 1:2:3 दिया है। ठीक है ना, तो अनुपात से जब हम किसी संख्या को हटाते हैं तो वहाँ पर x लग जाता है, ये आपको याद रखना है। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 1x, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x और ये हो जाएगी तीसरी संख्या 3x। ठीक है ना, और जब भी जो हमारा मासा दिया जाता है इस केस में, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा मासा होता है वो एक तरीके से x की वैल्यू होती है। मासा आपने देखा होगा छोटे पे जब निकाला होगा, तो मासा क्या होता है? जो तीनों में सेम आता है वही तो हमारा मासा होता है। मुझे बताओ तीनों में क्या सेम आ रहा है? तो आप बोलोगे तीनों में x आ रही है, तो x ही हमारा मासा हो गया। यानी कहने का मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 12, क्योंकि x मासा है और वही हमारा 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो 1 × 12, तो पहली संख्या कितनी हो गई? 12, 2 × 12, दूसरी संख्या कितनी हो गई? 24, और 3 × 12,
तीसरी संख्या कितनी हो गई 36, ठीक है। यानी 12, 24, 36 ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, ठीक है ना। यानी कि टोटल 30 बच्चे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। इसमें देखो टोटल इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, और 30 का 80% उत्तीर्ण है, तो 30 का 80% उत्तीर्ण है। तो देखो 30 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और कितने 80%, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 100। तो ये आप 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 3 जा 24, यानी टोटल कितने स्टूडेंट उसमें पास हुए हैं, तो 24 पास हुए हैं, और फेल कितने हुए होंगे 6 फेल हुए होंगे, क्योंकि टोटल 30 स्टूडेंट है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है 24 बच्चे वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में दिया है 18% का भिन्न रूप क्या होगा, तो 18% है, बिल्कुल इजी है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, यानी 18/100। जब तक कटे तब तक इसको काट दो आप, ठीक है ना। तो 2 9 जा 18, और 2 से ये कट जाएगा 150 बार, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं किसी से, तो यही हो जाएगा इसका भिन्न रूप, यानी 9/50। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 MCQ। आई होप ये आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखी है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये लगा लो, जब भी सबसे छोटी की बात होगी तो आपको 0 0 0 लेना है, ठीक है ना, 1 लेना है, 0 0 चलेंगे आपके। जब भी सबसे बड़ी की बात होती है तो 9 9 9 चलते हैं, ठीक है ना। अब वो हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी, और जब भी सबसे छोटी की बात आए, जब भी कोई भी आपको 2 डिजिट की लिखनी हो, 3 5 10 कितने भी डिजिट की लिखनी हो, पहला डिजिट 100% 1 होगा आपका, ठीक है। तो सबसे छोटी की बात कर रहा है तो पहला डिजिट तो क्या हो जाएगा 1, और सबसे छोटी की बात कर रहा है तो मैंने अभी आपको बताया बाकी 0 0 लगा दो। और कितने अंक करने हैं, 3 अंक करने हैं, तो एक अंक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या हमारी कौन सी हो गई, 100 हो गई, ठीक है ना। अब ऐसे मान लो हमें 3 अंक की सबसे बड़ी लिखनी होती, ये तो हमारी कैसी होगी 3 अंक की सबसे छोटी हो गई, ठीक है। बट अगर हमें 3 अंक की सबसे बड़ी लिखनी होती तो बड़ी बिल्कुल ईजी होती है, 3 अंक बोल रहा है तो 3 9 लगा दो, ये आपकी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप छोटी और बड़ी 4 5 6 डिजिट, जितनी भी डिजिट बोल दे वो आपसे आप आसानी से निकाल लोगे इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, परिमाप बताइए। तो देखो एक वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, ठीक है ना। और अगर आपसे वो क्षेत्रफल पूछ ले, एरिया पूछ ले, तो एरिया का भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ πr², ठीक है। अब ये हमें 35 सेंटीमीटर क्या दे रखा है व्यास, यानी डायमीटर दे रखा है, ठीक है। व्यास दे रखा है इसमें 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो व्यास होता है और जो परिमाप है उसमें यहाँ पर क्या है त्रिज्या है, आर क्या होती है त्रिज्या, तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, यानी हमें त्रिज्या चाहिए तो व्यास का आधा करना पड़ेगा तब बनेगी त्रिज्या। तो 35/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे आप काटो मत, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के कट जाएगा। अभी काट दोगे पॉइंट में आंसर आएगा और कैलकुलेशन टफ हो जाती है, ठीक है। आपको काटना नहीं है, आपको क्या निकालना है परिमाप। तो परिमाप के लिए 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है 35/2, तो सॉल्व कर दो, 7 5 जा 35, तो ये आंसर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। ये होगा आपका इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, परिमाप का 2πr, एरिया का πr², और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में दिया है 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 24/7 को दशमलव में बदलना है, तो बिल्कुल इजी है, बदल दो इसे, 7 का भाग लगा दो 24 में, तो 7 3 जा 21, 4 में से 1 गया 3, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 7 4 जा 28, कितना बचा 2, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 7 2 जा
14 कितना बचा 6 और 0.0, यानी इस तरीके से आप लगाते चलना, जितना बड़ा आपको निकालना हो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं कि अगर आप 2 डिजिट तक छोड़ दोगे तो भी आपका सही माना जाएगा, 3.42 समथिंग अप्रॉक्सीमेट इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मान लो कोई एक रेखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमने कोई एक रेखा खींच दी, तो वो बोल रहा है इस रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है एक रेखा की परिभाषा क्या होती है कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली लाइन को ही हम रेखा कहते हैं, यानी रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूँ इस लाइन में कितने बिंदु हैं, तो जितने आप बिंदु लगा लो उतने बिंदु बन जाएंगे। ठीक है ना, अब हमारी जो मार्कर है इसकी नोक बड़ी है तो बड़े बड़े बिंदु लग रहे हैं, और छोटी नोक कर लो और छोटे छोटे बिंदु लग जाएंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है वो ये पूछ रहा था कि किसी रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा किसी रेखा पर अनंत इनफाइनाइट। हिंदी मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है तो मैं इनफाइनाइट लिख देता हूँ। ठीक है ना, बाकी आपको याद रखना है अनंत बिंदु लग सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में दिया है कौन सा अनुपात बड़ा है 2/3 और 5/8 में। देखो 2:3 दे रखा है और 5:8 दे रखा है, कौन सा बड़ा है। तो 2:3 का मतलब क्या है 2/3, 5:8 का मतलब क्या है 5/8। ठीक है ना, अब इनमें हमें बड़ा और छोटा बताना है, तो बिल्कुल इजी तरीका होता है, आप नीचे वाली संख्या देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ कितना है 8। ठीक है ना, अगर ये दोनों सेम हो जाए, 3 और 8 कैसी हो जाए आपकी सेम हो जाए, तो आप बड़ा छोटा आसानी से छांट लोगे। ठीक है ना, तो सेम कैसे करेंगे, 3 और 8 का एलसीएम देखो कितना होता है, तो 3 और 8 का एलसीएम होता है 24। या फिर ऐसे देख लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सा क्या करो, 8 और 3 में कोई चीज़ कॉमन तो होती नहीं है, इस 8 का गुणा इसमें कर दो और इस 3 का गुणा इसमें कर दो। 8 का गुणा ऊपर नीचे दोनों में करना है, आपको याद रखना है, और इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/24 और यहाँ आ जाएगा 15/24। ठीक है ना, तो बताइए, अब देखो दोनों सेम हो गए, नीचे 24। अब जब नीचे दोनों सेम होते हैं तो फिर ऊपर वालों को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ 15 आ रहा है तो ये छोटा हो गया, यहाँ 16 आ रहा है तो ये बड़ा हो गया। वो हमसे पूछ रहा था कौन सा अनुपात बड़ा है, तो ये 16 बड़ा है, यानी ये अनुपात आपका कैसा माना जाएगा इसमें बड़ा। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। अब ध्यान से देखना, इसमें 11 में कितने कप थे टोटल 60 में से कितने बिक गए, तो बिक गए 40, वो आपसे यही पूछ रहा है कि कितने कप बिक गए। ठीक है, अगर वो ये पूछता कितने बचे तो फिर हम 60 में से 40 माइनस करके ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना, बट वो हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत बिक गए, यानी कि बेचने के बाद भी ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत बिक गए हैं। तो 60 में से 40 बिक गए और हमें परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया, यानी कि 200/3 आ जाएगा, 3 का भाग लगा देंगे तो 66 से ही 1/3%। ठीक है ना, 66 से ही 1/3% ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, यानी इतने परसेंटेज उसके, इतने प्रतिशत कप उसके बिक गए। ठीक है, तो ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब स्टार्ट होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू दे रखी है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ इसको, 18 - 14 + 16 -18 -5। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो बॉड मास होता है, या तो बॉड मास लगाओ या फिर ब्रैकेट। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट देखो कौन सा है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा ये है। ठीक है ना, इसके अंदर तो कोई ब्रैकेट है नहीं है, तो सबसे पहले इसी को माइनस कर दो और बाकी सेम को ऐसे ही लिख दो। और हमें लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर लिखने के नंबर मिलेंगे। 18 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, कितने बचे 13। ठीक है ना, तो 13 बचे, तो यहाँ पर 18 में से 5 माइनस करके 13 लिख दो और ब्रैकेट ये वाला हटा दो। तो देखो ब्रैकेट जब ये वाला ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस का साइन है, तो 13 किसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। ठीक है, अब कौन सा सॉल्व होगा, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 16 में से 13 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 3, और इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दो। ठीक है ना,
अब ये वाला सॉल्व कर दो, तो 18 माइनस 14 और 3 कितने हो जाते हैं 17, 18 में 17 माइनस करेंगे तो 1, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है ना। यानी कि हमें जो प्रकार है और पटरी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है, बिल्कुल ईजी है। क्या करना है आपको, देखो मैं बिना पटरी और बिना प्रकार की सहायता से बना के दिखा दूंगा आपको। ये हो गई पटरी से लाइन खींच लेनी है, ठीक है, ये हो गई पटरी की सहायता। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना कंपास लेना है यानी प्रकार लेनी है। प्रकार की नुक को यहाँ पर रखना है पेन, और जितना आप उसको बड़ा करना चाहो, ज़्यादा बड़ा करोगे और अच्छा बनेगा, छोटा मत लेना, बड़ा लेना गैप, ठीक है। तो बड़ा गैप करके नुक को यहाँ पर रख के इस तरीके से एक एरो लगा लो आप, ऐसे करके, ठीक है। नुक को यहाँ पर रखना है और पेंसिल की नुक यहाँ रखनी है, ऐसे करके घुमा देना है, ठीक है। उसके बाद प्रकार की नुक को यहाँ रखना है और पहला कट लगाना है। ये पहला कट होता है आपका 45 डिग्री का, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सॉरी 45 नहीं, कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रख के दूसरा कट लगाना है, तो जब आप दूसरा कट लगाओगे तो ये आपका होगा 60 डिग्री का, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, जो ये कंपास है यानी प्रकार है उसकी नुक को यहाँ रखना है और ऊपर कट लगा देना है, इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। फिर कंपास की नुक को यहाँ रखना है और इस कट को काटना है, जहाँ पर ये कट जाए उसी से सीधी लाइन आप मिला देना, वो एंगल आपका कितने का बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 90 डिग्री का एंगल प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया है, राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वैसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। यानी वो हमसे क्या पूछ रहा है, कितने में बेचे, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 14। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी, ठीक है ना। यानी कितने का, राम ने 300 का रेडियो खरीदा और उसमें कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ, और हानि होती है तो 100 माइनस हानि कर देते हैं, और बट्टे कितना कर देंगे 100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है अगर आपको ये उसका विक्रय मूल्य निकालना हो और लाभ और हानि हो रही हो। तो अगर हानि हो रही होती है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ हानि आ जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एस पी इज इक्वल टू सी पी, सी पी कितना दे रखा है 300, और लाभ कितने का हो रहा है 20% का, और 100 पे 20 का लाभ यानी 120 हो जाएगा, प्लस कर दिया अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 का 3 का गुणा 120 में 360, यानी 300 रुपये वाली वस्तु को अगर वो 360 रुपये में बेच दे तो उसको कितने % का लाभ होगा, 20% का लाभ, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में 15 वाला पूछा गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वो कह रहा है कि अगर हम 49 से डिवाइड करें, 59 से डिवाइड करें और 109 से डिवाइड करें, तो पहले इससे डिवाइड करने पर शेषफल 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपका शेषफल बच रहा हो, ठीक है ना, डिवाइड करने पर वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा हो, तो आप क्या करो, जो शेषफल बचता है उसको संख्या में से माइनस कर दो। 49 में से 1 माइनस करो सबसे पहले 48, 59 में से 3 माइनस करो 56, और 109 में से 5 माइनस करो 104 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, इसका मासा, ठीक है ना। तो मासा आप निकाल लो, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको मासा निकाल कर दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मासा अगर आप निकालोगे तो 2 गुणा 24, 12, 6, ये हो जाएगा किसका 48 का, ठीक है ना। फिर 56 का निकालो, 2, 2, 2, 7, ठीक है। 1 से 4 का निकालेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों, अब इन सब में सेम देख लो क्या है, तो सेम हो जाएगा ये, फिर तीनों में सेम आना चाहिए ये, फिर ये, ठीक है। और कुछ तो सेम है नहीं है, तो SCF बराबर यानी कि मासा बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8, ठीक है। यानी बड़ी से बड़ी वो संख्या वो कौन सी है 8 है, जिसका डिवाइड आप चेक भी कर सकते हो आंसर देखो। वो ये कह रहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका 49 में भाग करने पर एक शेष बचे, तो देखो आप 8 का 49 में डिवाइड लगाओ,
8 छिक्के 48, कितना शेष बचा 1। यहाँ पर आप डिवाइड लगाओ, 8 7 56, कितना शेष बचा 3। यहाँ पर आप डिवाइड लगाओ तो यहाँ पर 8 1 8 29 और 8 दूनी 16, 8 3 24 और 24 और 5 कितने होते हैं 29, ठीक है ना। कहने का मतलब 8 से अगर इसमें डिवाइड लगाओ तो 1 शेष बचेगा, यहाँ 3 शेष बचेगा, यहाँ 5 शेष बचेगा, यानी हमारा आंसर हुआ इसका 8, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, 5a² + 4a - 2, 5a² + 4a - 2, इसका मान हमें बताना है यदि a बराबर कितना हो -2, ठीक है ना। यदि a बराबर -2 है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो बिल्कुल इजी है, बस a की वैल्यू रख दो आप, a की वैल्यू -2 रख दो, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ -2 रख दीजिए, यानी जहाँ जहाँ पर a लिखा था वहाँ पर हमने कितना रख दिया 2, ठीक है ना। अब देखो -2 का स्क्वायर, जब भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो प्लस में हो जाती है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 का -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -8 और -2, 4 2 = 8, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। अब 5 4 कितना हो गया 20, प्लस माइनस -8 -2, 20 में से 8 माइनस कर दो, कितने बचे 12, 12 में से 2 गए, कितने बचे 10, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आपको इनमें आ रही है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसका आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा है, हमें एक चित्र दे रखा है और उससे हमें क्वेश्चन इसमें बताने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में ये हमें फिगर दे रखा है और इससे हमें 4 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए यहाँ पर, ठीक है। 3 त्रिज्याएं कौन सी दिखाई पड़ रही हैं। तो त्रिज्या क्या होती है, जो केंद्र से वृत्त को टच करती है वो त्रिज्या होती है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये केंद्र है, यहाँ से देखो वृत्त को इस लाइन ने टच किया यानी OA, ये त्रिज्या हो गई। फिर केंद्र से इसने इसको वृत्त को टच किया OB, ये भी त्रिज्या हो गई। फिर O से C देखो ये भी टच कर रहा है OC, ये भी हमारी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो ये 3 त्रिज्या हो गई, ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा देखो 3 जीवाओं के नाम लिखिए। जीवा क्या होती है, जो सर्कल को यानी वृत्त को 2 बिंदु पर टच करती है वो जीवा होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी लाइन है जो 2 बिंदु पर टच कर रही है। तो देखो पहले AB यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह टच कर रही है, तो ये हमारी जीवा हो गई। फिर देखो BC यहाँ पर और यहाँ पर टच कर रही है, दूसरी जीवा हो गई। और तीसरी जीवा अगर आप ध्यान से देखोगे तो AE और C, ये पूरी लाइन होगी, याद रखना O नहीं आएगा इसमें, ठीक है। AC और AC हमारा क्या है, व्यास भी है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया, आपका पेपर में पूछा भी गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है व्यास, ठीक है ना, क्योंकि व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। तो ये 3 जीवाएँ हो गई इसकी, ठीक है। फिर पूछ रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो अभी मैंने आपको समझाया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो AC हो गया इसका व्यास, ठीक है। उसके बाद देखिए वृत्त का केंद्र बताइए। तो वृत्त का केंद्र मेनली आपका O से ही रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सर्कल में, तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सलमा अपनी बहन रेशमा से कितनी बड़ी है, 10 वर्ष बड़ी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप रेशमा को मान लो X, रेशमा कितने साल की है, X साल की, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि जो इसकी बहन है सलमा, वो रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। अगर रेशमा X साल की है तो बताओ सलमा ये कितने साल की हो जाएगी, क्योंकि ये इससे 10 वर्ष बड़ी है, तो ये X + 10 साल की हो गई, ठीक है ना। X + 10 साल की हो गई सलमा। अब वो बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर मेरी आज उम्र 10 साल है तो 4 वर्ष पहले कितने साल का हो जाऊंगा मैं, 6 साल का। कैसे आपने निकाला, 10 में से 4 को माइनस कर दिया। वैसे ही आप यहाँ करो, क्योंकि वो हमसे 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पहले की रेशमा की जो आयु हो जाएगी, देखो आज अगर ये X साल की है तो 4 वर्ष पहले कितने की हो गई, X - 4 साल की। ऐसी सलमा अगर X + 10 साल की है तो 4 वर्ष पहले ये कितने साल की हो जाएगी, तो 4 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 10 में से 4 गया, X + 6, 4 वर्ष पहले ये इतने साल की हो जाएगी, ठीक है। अब 4 वर्ष पहले क्या था, तो 4 वर्ष पहले
सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी, ठीक है ना, यानी उसने ये बोला 4 वर्ष पहले सलमा की आयु जो है वो रेशमा की आयु का कितना है, 2 गुना है। 2 गुना है किसका, रेशमा का, तो रेशमा में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एस और आर की वैल्यू रख दो, कौन सी, ये वाली, याद रखना ये नहीं रखनी है क्योंकि ये आज है, वो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले की ये उम्र है। तो सलमा की उम्र कितनी है 4 वर्ष पहले, x + 6, रेशमा की कितनी है x - 4 और मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 2 का, तो 2 का पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तब कुछ करना। तो 2x - 4, 2 का पहले x में किया 2x, 2 का 2 में किया 4, x को इधर ले आओ 4 को इधर ले आओ, तो 4 माइनस का इधर आके किसका हो गया, प्लस का, और x उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, और 2x में से x माइनस करेंगे तो x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब वो हमसे पूछ ये रहा था सलमा और रेशमान की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो वर्तमान आयु याद रखना ये थी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 10, यानी रेशमा थी 10 वर्ष की और सलमा x + 10 थी और x की वैल्यू आई है 10, तो 10 + 10 यानी सलमा हो जाएगी 20 वर्ष की, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो ये था हमारा 2019 का पूरा सैम्पल पेपर। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, और मेनली अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिनका भी एग्ज़ाम है, जिनका मैथ कमज़ोर है उन सभी दोस्तों को आप इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपको और भी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स की, जीएस की और रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आता हूँ, मैथ में काफ़ी इजी शॉर्ट ट्रिक्स में लेके आता हूँ, तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।